नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधर क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए, बीएससी, बीकॉम के सभी फर्स्ट ईयर वाले छात्रों के लिए फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत योग एवं ध्यान वाली सीरीज में दोस्तों एक और लास्ट जो चैप्टर बचा था हमारा सेक्शन नंबर भाग नंबर 6 पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये भाग नंबर 6 एक सामान्य सा सेशन नहीं, बल्कि दोस्तों इसमें हम एक कंप्लीट मॉडल पेपर पर चर्चा करेंगे। कंप्लीट मॉडल पेपर इन द सेंस ये कि इस वाले चैप्टर के अंतर्गत मतलब आज के लेक्चर में हम कंप्लीटली यूनिट फर्स्ट से लेकर के यूनिट लास्ट तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो आंसर हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम पूरे इस एक ही लेक्चर के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। 50 ऐसे क्वेश्चनों को हम इस आज की सीरीज में देखने वाले हैं जो एग्जाम के लिए समझ लीजिए कि बस रामबाण है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, इसीलिए दोस्तों मैंने इसको नाम दिया है न्यू मॉडल पेपर। क्यों न्यू मॉडल पेपर? क्योंकि इससे पहले एक बार हम और डिस्कस कर चुके हैं, योग एवं ध्यान के मॉडल पेपर को डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों ध्यान रहे, इसमें हम 50 क्वेश्चन आंसरों को डिस्कस करने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन छोड़ने लायक नहीं है, याद रहे एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और जितना मैक्सिमम हो सके उतना मैक्सिमम एग्जाम से पहले बार बार इसका रिवीजन लगाना है जो क्वेश्चन आंसर देने वाला हूं। और बेसिकली अगर मैं बात करूं कंप्लीट योग एवं ध्यान की, तो दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की प्रकृति के रूप में भाग 1 से लेकर के भाग 5 तक हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। मतलब कि 5 छोटे छोटे लेक्चर में आप लोगों के लिए ले चुका हूं, जिसमें लगभग आज के सेशन को मिलाकर के लगभग 150 प्लस क्वेश्चन आंसर आपको जो है मैं प्रोवाइड कर चुका हूं आज के 50 क्वेश्चन मिलाने के बाद में। ठीक है ना। तो मतलब 100 क्वेश्चन में आपको इससे पहले वाले 5 पार्टों में मैं दे चुका हूं। तो इतने क्वेश्चन भी अगर आप लगा लोगे ना तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पर्याप्त है, इनफ है, इससे ज्यादा करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए शुरू करते हैं डायरेक्टली अपना सेशन। अच्छा आगे बढ़े उससे पहले जो भी नए स्टूडेंट है पहली बार अगर हमको देख रहे हैं दोस्तों, तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि ये आज हम योग एवं ध्यान का भाग 6 डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले भाग 1 से लेकर के 5 तक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट मिल जाएगा, भाग 1 से लेकर के 5 तक, ये 6 तक का जो आज का पढ़ा रहे हैं ये भी उसी में इंक्लूड हो जाएगा। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स में हिंदी इंग्लिश भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उनको भी हम पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसके अलावा पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना है, जियोग्राफी पढ़ना है, सोशोलॉजी पढ़ना है, इकोनॉमी, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं दोस्तों ऑलमोस्ट सभी विषय पूरे विस्तार से पूरे फुल डिटेल के साथ में और वो भी नोट्स के साथ हम आपके लिए प्लेलिस्ट में अवेलेबल करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से आपको सभी लेक्चर हमारे देखने को मिल जाएंगे। और फिर भी कहीं समस्या आती है, फिर भी नहीं मिल पाते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है, उसे ज्वाइन करके आप अपनी स्टडी को बेहतर बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। लेते हैं पहला क्वेश्चन है दोस्तों, योग शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है? ध्यान रहे ये सारे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन 50 क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस आज करने वाले हैं ना, ये सारे क्वेश्चन हम पिछले 5 भागों में पिछले 5 लेक्चरों में हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं उनको। तो उन्हीं 5 लेक्चरों में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे ना, वो सारे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, वो सब मैं अब यहां पर निकाल करके लाया हूं 50 क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं स्किप करना है, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन है कि योग शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, आसन, युज, जीव या योगी से। तो दोस्तों आप भली बात जानते हैं योग शब्द की जो व्युत्पत्ति हुई है वो संस्कृत धातु के युज शब्द से हुई है। कहां से दोस्तों? युज शब्द से हुई है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, फटाफट थोड़ा स्पीड से बढ़ेंगे, 50 क्वेश्चन है, अन्यथा सेशन लंबा हो जाएगा और इसमें डिस्कस करने जैसा कुछ भी नहीं है आज के सेशन में। क्यों? क्योंकि डिस्कस हम पहले कर चुके हैं, ठीक है ना। 5 लेक्चरों में हम डिस्कस कर चुके हैं, जहां जहां पर भी कुछ समस्या आ रही थी वहां हमने अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, योग शब्द का अर्थ क्या है? योग शब्द का अर्थ क्या है? जोड़ना, शांति प्राप्त करना, पढ़ना या सहयोग करना। और एक बात और याद रहे, अगर आपने भाग 1 से लेकर भाग 5 तक अगर आपने देखा है ना, तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसका आप जवाब इजीली ना दे पाए। आप बहुत आसानी से आप इसका जवाब दे पाएंगे, ठीक है। योग शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? हमने तो जोड़ना, किसको? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, अर्थात कि स्वयं को जो है प्राकृतिक जो ब्रह्मांडीय शक्ति है उसके साथ कनेक्ट करना ही जो है योग शब्द का अर्थ होता है। इसलिए जोड़ना ही इसका सही अर्थ हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महर्षि पतंजलि कौन थे? अष्टांग योग के संस्थापक थे,
अष्टांग योग के संस्थापक थे, या फिर हठ योग प्रतिपिका के रचयिता थे, या कर्म योग को लिखने वाले थे, या भागवत गीता के रचयिता थे? दोस्तों आप सभी जानते हैं महर्षि पंतजलि अष्टांग योग के संस्थापक थे। योग के 8 अंग के का पूरे विस्तार से इन्होंने वर्णन किया। हालांकि योग तो पिछले 5000 सालों से चला आ रहा था, लेकिन योग के 8 अंगों के बारे में बता करके योग को एक नया रूप देने का काम किया था महर्षि पंतजलि ने। ठीक है ना, तो इसलिए इन्हें अष्टांग योग के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है योग चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त वृत्ति निरोध किसने कहा था? किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, पंतजलि ने, स्वात्मा राम, या अरविंदो सर ने? दोस्तों इसका भी राइट ऑप्शन पंतजलि ही हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है योग का लक्ष्य क्या है? योग का लक्ष्य क्या है? शरीर को सुंदर बनाना योग का लक्ष्य है, या फिर धार्मिक बनना योग का लक्ष्य है, या व्यायाम करना है, या अध्यात्म है? तो योग का जो परम लक्ष्य होता है दोस्तों वो होता है अध्यात्म, अध्यात्म की प्राप्ति करना, इसलिए राइट ऑप्शन इसका द हो जाएगा। राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? द हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 6 है पंतजलि के 5 नियम में निम्न कौन से 2 नियम आते हैं? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि पंतजलि ने जो 5 नियम बताए थे उन 5 नियमों में से 2 नियम इन 4 ऑप्शन में से किस में है? दोस्तों सत्य, अहिंसा, सोच, संतोष, संतोप नहीं है, ये संतोष है। ठीक है ना, अस्त्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, सत्य। तो आप सभी बता सकते हैं ऑप्शन बी सोच और संतोष जो है ये पंतजलि के बताए गए 5 नियमों में से 2 नियम है। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 है स्वामी शिवानंद, BKS अयंगर या योगेंद्र जी योग के किस काल से संबंधित है? योग के किस काल से संबंधित है? शास्त्रीय काल से संबंधित है, आधुनिक काल से है, शास्त्रीय काल के बाद वाले समय से है, या फिर वैदिक काल से है? दोस्तों शिवानंद जी, अयंगर साहब और योगेंद्र जी जो है ये आधुनिक काल से संबंधित है, इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर बी एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं आचार शब्द का अर्थ क्या है? आचार है ना, आचार नहीं, आचार शब्द का अर्थ क्या है? प्रवृत्ति, सोचना, कार्य या भोजन? तो एग्जैक्टली दोस्तों आचार्य का अर्थ होता, आचार का अर्थ होता है प्रवृत्ति, कि किस प्रकार का आचार विचार रखता है व्यक्ति, मतलब उसकी किस प्रकार की प्रवृत्ति है। क्लियर है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है मिताहार शब्द का मतलब क्या है? मिताहार का मतलब क्या है? वसीय भोजन करना, प्रोटीन, संतुलित या फिर उपवास? तो मिताहार का मतलब ही होता है, योग के अंतर्गत मिताहार का अर्थ होता है संतुलित। क्या होता है दोस्तों? संतुलित मतलब संतुलन को स्थापित करना। क्लियर है? संतुलित भोजन प्राप्त करना। क्लियर? ऑप्शन सा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 10 लेते हैं योग आसन कब करना चाहिए? योगा जो किया जाता है, योग आसन जो किए जाते हैं, दरअसल पूछा गया कि कब करना चाहिए? पेट भरा होने पर करना चाहिए, पेट भरा होने पर, है ना, या फिर पेट के खाली होने पर करना चाहिए, या थकावट हो तब करना चाहिए, या उपवास हो तब करना चाहिए? तो एग्जैक्टली आप सभी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं योग आसन या कोई भी एक्सरसाइज हो भूखे पेट ही की जाती है, खाली पेट ही की जाती है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं यौगिक अभ्यास के आखिरी में, अंत में क्या किया जाता है? निम्न में से क्या किया जाता है? 4 ऑप्शन है, व्यायाम किया जाता है, ध्यान व शांति पाठ किया जाता है, नहाया जाता है, या गरिष्ठ भोजन किया जाता है? तो जब यौगिक अभ्यास से उठता है व्यक्ति तब क्या करता है? मतलब यौगिक अभ्यास के सबसे आखिरी में क्या किया जाता है? तो ध्यान किया जाता है या शांति पाठ किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न लेते हैं आज के समय कौन सा योग सबसे ज्यादा प्रचलित है? आज के समय में वर्तमान में, ये सारे क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं पहले, है ना, इसलिए स्पीड से बढ़ रहे हैं, कोई समस्या नहीं आ रही है। ठीक है ना, तो आज के समय कौन सा योग बहुत सबसे ज्यादा प्रचलित है? राजयोग, हठ योग, कर्म योग या भक्ति योग? तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। हठ योग वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रचलित योग में से एक है। सबसे ज्यादा प्रचलित अगर कहेंगे तो हठ योग को ही कहेंगे। आप हम जो भी आज वर्तमान में जो योग करते हैं ना दोस्तों, वो हठ योग का ही जो है हिस्सा है, भाग है। क्लियर? अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 13 है हठ योग का मतलब क्या है? शक्तिशाली, प्रयास रहित, शुद्धिकरण या फिर संतुलन स्थापित करना? तो हठ योग का सिंपल सा अर्थ है ना शक्तिशाली बनना ना प्रयास रहित, बल्कि संतुलन स्थापित करना। क्या? संतुलन स्थापित करना ही हठ योग का वास्तविक अर्थ है।
इसलिए इसका ऑप्शन द बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हठ योग अभ्यास शुरू होता है किस से शुरू होता है? जरा देखिए, प्राणायाम के साथ शुरू होता है, आसन के साथ शुरू होता है, षट क्रिया के साथ शुरू होता है, या मुद्राओं के साथ शुरू होता है? मुद्रा, मुद्रा मतलब ये वाली मुद्रा है ना, इकोनॉमी वाली मुद्रा नहीं, योग वाली मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ठीक है ना। तो हठ योग की जो शुरुआत होती है, हठ योग की शुरुआत जो है दोस्तों षट क्रिया से की जाती है। किससे? षट क्रिया से की जाती है। और ये षट क्रिया क्या है? ये 6 उन क्रियाओं का नाम है, जो 6 ऐसी मुद्रा, जो ऐसी क्रियाएं हैं जिससे शरीर के आंतरिक भाग को साफ किया जाता है। याद रहे, शरीर के आंतरिक भाग को साफ करने के लिए योग में षट क्रियाओं का विवरण दिया गया है, और इन्हीं षट क्रियाओं को योग करने से पहले किया जाता है, जिससे शरीर की शुद्धि हो जाती है। उसके बाद योग किया जाता है, जिसे हम हठ योग कहते हैं। इसलिए इसका राइट ऑप्शन सा हो जाएगा। अगला प्रश्न है हठ योग प्रदीपिका। हठ योग प्रदीपिका जो पुस्तक है, इसके रचयिता कौन है? ये पूछा गया है। महर्षि पंतजलि है, गोरखनाथ है, स्वामी स्वात्माराम है, या फिर बीके अयंगर साहब है दोस्तों। तो हमने बहुत अच्छे से इसको डिटेल में भी समझा था, कुछ हमने इसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल बताया था आप लोगों की। हठ योग प्रदीपिका की जो पुस्तक है, इस पुस्तक का है ना, इस पुस्तक की रचना किसने की थी? स्वामी स्वात्माराम ने की थी। ठीक है ना, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है घेरंड संहिता। घेरंड संहिता प्रसिद्ध है किसके लिए? प्राणायाम के लिए, हठ योग के लिए, ध्यान के लिए, या पोषण के लिए? तो दोस्तों घेरंड संहिता जो है हठ योग के लिए प्रसिद्ध है। घेरंड संहिता को आज योग करने वाले लगभग सभी लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है। क्लियर? ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योग के अनुसार भोजन होना चाहिए, मतलब योग के अनुसार भोजन कैसा होना चाहिए? सात्विक व संतुलित, राजसिक या तीखा, तामसिक या आनंद देने वाला, ठंडा व बासी? तो आप सभी बेहतर तरीके से जो है आप जानते हैं, और इसका राइट ऑप्शन लगाने में कोई हिचकिचाई नहीं। सात्विक और संतुलित भोजन, है ना। योग के अनुसार एक व्यक्ति को कैसा भोजन करना चाहिए? तो सात्विक करना चाहिए और संतुलित भोजन करना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेति एवं त्राटक शब्द क्या है? आसन के नाम है, प्राणायाम के प्रकार है, मुद्राएं है, या षटकर्म है? षटकर्म मतलब कि 6 कर्म या 6 क्रियाएं, है ना, शरीर को आंतरिक रूप से शुद्ध करने के लिए, साफ करने के लिए। तो जो नेति और त्राटक है दोस्तों, नेति और त्राटक जो है, ये उन 2 क्रियाओं के नाम है जिन्हें षट क्रियाओं में गिना जाता है। षट क्रिया कहें या षटकर्म कहें, बात एक ही है। ऑप्शन द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 19 है षट क्रिया का अभ्यास कब किया जाना चाहिए? षट क्रिया का अभ्यास, ठीक है ना, रिपीट कर चुका हूं, बार बार समझा चुका हूं मैं आपको। तो षट क्रिया का अभ्यास कब किया जाता है? आसन और प्राणायाम से पहले, या फिर आसन या प्राणायाम के बाद, या फिर योग अभ्यास के आखिरी में, या फिर सोने से पहले? कब? तो षट क्रिया का अभ्यास कब किया जाता है दोस्तों? आसन या प्राणायाम करने से पहले किया जाता है, ताकि शरीर आंतरिक रूप से साफ हो जाए। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कपालभाति क्या है? तो कपालभाति दोस्तों मैं यही बता दूं आपको, षट क्रिया का ही एक क्रिया है, षट क्रिया के अंतर्गत आने वाली एक क्रिया है। कपालभाति से आप अपने शरीर को आंतरिक रूप से साफ करते हो, ठीक है ना। इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। क्या है? षट क्रिया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बस्ती एवं नोली। बस्ती एवं नोली क्रिया लाभकारी है। तो बस्ती एवं नोली क्रिया किसके लिए लाभकारी है? पाचन तंत्र की सफाई करने के लिए, फेफड़ों की सफाई करने के लिए, जोड़ों का दर्द ठीक करने के लिए, या गर्दन के ऊपरी भाग की सफाई करने के लिए? दोस्तों बस्ती नोली जो कि एक षट क्रिया है, जो कि 2 अलग अलग षट क्रिया है, इनका प्रयोग जो है पाचन तंत्र को साफ करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन आ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है धोती क्रिया। धोती क्रिया जो कि षट क्रिया है, इसका अभ्यास किस अंग की सफाई के लिए किया जाता है? धोती क्रिया का अभ्यास जो कि षट क्रिया का की एक क्रिया है, या षट कर्म का एक कर्म है, एक क्रिया है, इसका अभ्यास किस अंग की, शरीर के किस अंग की सफाई के लिए किया जाता है? 4 ऑप्शन है, लीवर, फेफड़े, स्टमक, या फिर हृदय। इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन ए, लीवर की सफाई करने के लिए ही जो है धोती क्रिया का अभ्यास किया जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म व्यायाम का मुख्य लाभ क्या है? सूक्ष्म व्यायाम मुख्य लाभ क्या है? मांसपेशी और जोड़ों को लचीला और मजबूत बनाना,
या फिर वजन को कम करना, या अपनी आंखों अर्थात की दृष्टि को ठीक करना, या ध्यान लगाने में सहायक होना। तो सूक्ष्म जो व्यायाम किया जाता है इसका मुख्य लक्ष्य ही होता है मांसपेशियों और जोड़ों को मजबूत बनाना, लचीला बनाना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूर्य नमस्कार कितनी स्थितियों में किया जाता है, या कितनी पोस्चर में, कितनी स्टेप में किया जाता है। ऑप्शन है 16, 14, 12 या 8। तो आप में से लगभग 99% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। जब भी सूर्य नमस्कार किया जाता है तो सूर्य नमस्कार में कितनी स्टेप होती है, 12 स्टेप होती है। ऑप्शन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सूर्य नमस्कार के समाप्त होने पर क्या किया जाता है। जब सूर्य नमस्कार कंप्लीट हो जाता है तब क्या करते हैं, प्राणायाम करते हैं, उसके बाद में श्वासन करते हैं, आसन करते हैं, ध्यान करते हैं। दोस्तों सूर्य नमस्कार होने के बाद में श्वासन की क्रिया की जाती है, श्वासन किया जाता है, ठीक है ना। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है योग के अनुसार हमारे शरीर में कितने कोष होते हैं। योग ने हमारे शरीर में कितने कोष बताया, कोष मतलब की परत, ये हमारे शरीर में कितनी परतें होती है। तो इसके अनुसार दोस्तों 4, 6, 8 या 5, तो 5 परतों के बारे में वर्णन किया गया है योग में, ठीक है, कि हर एक मनुष्य के शरीर की 5 परतें होती है, 5 परतें होती है, 5 है ना। ऑप्शन द इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्राणायाम अभ्यास किस कोष पर प्रभाव डालता है। जो प्राणायाम करते हैं तो इन 5 कोषों में से किस कोष पर प्रभाव डालता है, अन्न में, प्राण में, मनो में या आनंद में। तो इन 4 जो स्तर दिए गए हैं, 4 जो स्तर दिए गए हैं, इनमें से कौन से स्तर पर अर्थात कहें कि कौन से कोष पर प्राणायाम का असर होता है, अन्न में पर होता है, प्राण में पर, मनो में पर या आनंद में पर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, प्राण में पर इसका प्रभाव होता है प्राणायाम का। क्लियर। अगला प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 है प्राणायाम में किस तत्व को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो प्राणायाम में रेचक, पूरक, कुंभक या महाबंध। तो प्राणायाम में सबसे महत्वपूर्ण जो माना गया है दोस्तों वो माना गया है कुंभक को। और कुंभक क्या होता है आप अच्छे से जानते हैं, सांस को गहराई से लेना, कुछ देर रोक करके सांस को वापस से आराम से धीरे धीरे उसको वापस छोड़ना ही ये एक क्रिया जो होती है इसको कुंभक कहते हैं। तो कुंभक, रेचक मैंने बताया था, रेचक देखिए पूरक में होता है सांस को अंदर खींच करके रोक लेना, और रेचक होता है सांस को बाहर छोड़ करके ना मुंह बंद कर लेना, मतलब कि सांस अंदर आने से रोक लेना। लेकिन कुंभक में ये दोनों रेचक और पूरक दोनों ही क्रियाएं होती है कुंभक में, इसलिए इस कुंभक को प्राणायाम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है योग में बंद शब्द का अर्थ क्या है। योग में बंद शब्द का अर्थ क्या है, गहरी सांस लेना है, रोकना है, बाहर निकालना है या प्राणीय शक्ति है। तो गहरी सांस लेने से क्या होगा, सांस अंदर चली जाएगी, ठीक है, इसे हम कहेंगे पूरक। गहरी सांस लेना क्या हो जाएगा, पूरक। और वहीं बाहर सांस को अगर हम बाहर निकाल देते तो वो कहलाएगा रेचक, ठीक है। लेकिन अगर हम रोक कर रखते हैं तो वो हो जाएगा कुंभक, ठीक है। तो यहां पर योग में बंद शब्द का मतलब भी क्या होता है, रोकना, सांस को अंदर लिया, रोक के रख लिया, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ा, तो फिर से बाहर सांस को बाहर छोड़ा तो भी बाहर ही सांस को रोक करके रखा, फिर धीरे धीरे अंदर लिया, इसी को हम कहते हैं कुंभक। और कुंभक जो है सांस को रोकना ही इस बंद का मतलब होता है। यहाँ पर बंद का, योग में बंद का मतलब क्या होता है, रोकना, किसको, सांसों को रोकना, ठीक है ना। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है योग में मुद्रा शब्द से क्या मतलब है। मुद्रा शब्द से क्या मतलब, योग में है ना, इकोनॉमी में नहीं, अर्थशास्त्र में नहीं। अर्थशास्त्र में मुद्रा का मतलब ये हो जाएगा, ठीक है, लेकिन योग में मुद्रा का मतलब क्या है, खुशी या उत्साह, है ना। महत्वपूर्ण यौगिक आसन है, श्वासन अभ्यास है, यौगिक अभ्यास के अंत में प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों मुद्रा एक ऐसी मुद्रा होती है, योग में मुद्रा का मतलब है कि व्यक्ति ऐसी मुद्रा में पहुंच जाता है जिसमें एक अनोखी खुशी महसूस करता है, अपने आप को एनर्जेटिक फील करता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। कौन सा बंद 3 बंदों से मिलकर बना है। कौन सा बंद है जो 3 बंदों से मिलकर के बना है, जालंधर बंद है, महाबंद है, मूल बंद है या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा दोस्तों महाबंद, ठीक है ना। महाबंद ही ऐसा बंद है जो 3 बंदों से मिलकर के बना है। क्लियर। अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से मुद्रा का उदाहरण कौन सा है। तो विपरीत करणी, सुखासन, उदान या रेचक। मुद्रा का उदाहरण पूछा गया है तो विपरीत करनी ही मुद्रा का उदाहरण है, ठीक है ना। सुखासन, उदान या रेचक ये
सुखासन तो एक आसन है ना, जिसमें आप शांति से बैठ जाते हैं। उदान ये भी एक तरह का आसन ही है। रेचक जैसे मैंने अभी आपको बताया, सांस को बाहर छोड़ देना, बाहर छोड़कर रोक लेना। विपरीत करनी जो है ये एक अन्य प्रकार की मुद्रा है। क्लियर। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 33 है, शांभवी मुद्रा का अर्थ क्या है? शांभवी, शांभवी मुद्रा का क्या मतलब है, क्या अर्थ है? ज्ञानवान बनना है, नो माइंड अवस्था, या भौं के बीच देखना, या जीवा को बंद लगाना। इसका राइट ऑप्शन सा हो जाएगा, भौं के बीच देखना। दोनों आंखों के बीच में, या जो भौं होती है हमारी दोनों अलग अलग, इन दोनों के बीच में देखना ही शांभवी मुद्रा कहलाती है। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34 है, महाबंध को उचित माना गया है गले एवं कंठ के रोगों को ठीक करने के लिए। नेक थ्रोट है ना। महाबंध को किसके लिए उचित माना गया है? गले और कंठ के रोगों को ठीक करने के लिए माना गया है, या फिर मांसपेशियों और जोड़ों को मजबूत करने के लिए, या हृदय की बीमारी को दूर करने के लिए, या कुंडलिनी शक्ति बढ़ाने के लिए। कुंडलिनी शक्ति, तो यहां राइट ऑप्शन दा होगा। कुंडलिनी शक्ति बढ़ाने के लिए ही महाबंध को उचित माना गया है। अगला प्रश्न है, अनुलोम विलोम प्रभावकारी है किसके लिए? नाड़ी शोधन के लिए है, रक्त संचार सुधारने के लिए है, पाचन सुधारने के लिए, शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए। तो अनुलोम विलोम जो किया जाता है या जो हम करते हैं, ये विशेष रूप से नाड़ी शोधन के लिए इसका विशेषकारी प्रभावकारी होता है, विशेष लाभदायक होता है नाड़ी शोधन के लिए। ठीक है ना। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 36 है, अंतर कुंभक प्रकार है। अंतर कुंभक, अंतर कुंभक, अब कुंभक हमने देखा था तो वो, लेकिन वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक आंतरिक और एक बाहरी। और यहां पूछा गया कि आंतरिक कुंभक जो होता है, जो अंतर कुंभक होता है, उसके कितने प्रकार, उसके प्रकार बताना है। अंतर कुंभक कितने प्रकार? आसन, रोकना, उसका प्रकार कौन सा? आसन, रोकना, मुद्रा या बंद। तो अंतर कुंभक का मतलब है रोकना, सांस अंदर ली और अंदर रोक करके रखी, उसे हम अंतर कुंभक बोलते हैं। और जब सांस हम बाहर छोड़ते हैं और बाहरी सांस को रोक करके रख लेते हैं, उसको क्या कहेंगे? बाहरी कुंभक कहेंगे। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 37 है, शीतली एवं शीतकारी प्राणायाम से क्या होता है? शरीर का तापमान बढ़ जाता है, या फिर शरीर का तापमान या शरीर जो है शक्तिशाली बन जाता है, या मस्तिष्क उत्तेजित हो जाता है, या फिर शारीरिक तापमान कम हो जाता है। तो शीतली एवं शीतकारी, जैसा कि शब्दों से ही आपको दिख रहा है, इस प्रकार का प्राणायाम जो होता है तापमान कम करने के लिए होता है, शरीर का तापमान कम करने के लिए होता है। ऑप्शन द सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राणायाम अभ्यास के लिए सबसे अच्छा आसन कौन सा है? प्राणायाम अभ्यास के लिए सबसे बेहतर, सबसे अच्छा आसन कौन सा है? मत्स्येंद्र आसन है, पर्वत आसन है, सिद्धासन है, या भुजंग आसन है? राइट ऑप्शन होगा इसका सा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सा इसका एकदम सही होगा। सिद्धासन जो होता है यही वो आसन है जो सर्वश्रेष्ठ आसनों में से एक है। अगला प्रश्न लेते हैं, उज्जाई प्राणायाम लाभदायक है किसके लिए? आवाज को अच्छा बनाने के लिए, मेरुदंड की क्रिया सुधारने के लिए, श्रेष्ठ आसन करने की तैयारी करने के लिए, या शरीर तापमान बढ़ाने के लिए? तो दोस्तों उज्जाई प्राणायाम जो होता है, उज्जाई जितने भी प्राणायाम बता रहा हूं ना, उनको एक बार गूगल जरूर करिएगा, गूगल करके उनको देखिए जरूर किस प्रकार से ये सब होता है। उज्जाई प्राणायाम जो है आवाज को मधुर बनाने के लिए ये प्राणायाम किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, कपाल भाती में भाती शब्द का मतलब क्या है? कपाल भाती जो कि षट क्रिया में से एक क्रिया है, इसमें जो भाती शब्द है, इस भाती का मतलब क्या है? चमकना है, मस्तिष्क है, प्राणायाम है, या फैलना है? तो भाती शब्द का मतलब यह चमकना है। कपाल भाती, कपाल भाती, कपाल का चमकना, ठीक है ना, कपाल का चमकना, कपाल भाती, भाती शब्द का मतलब है चमकना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भस्त्रिका और कपाल भाती प्राणायाम किसके लिए लाभदायक है? शरीर के बीएमआर को बढ़ाने के लिए, शरीर के बीएमआर को बढ़ाने के लिए, या फिर जोड़ों की अकड़न हटाने के लिए, ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, या गले के दोष को दूर करने के लिए? तो भस्त्रिका और कपाल भाती प्राणायाम जो हम करते हैं दोस्तों, इससे शरीर का बीएमआर बढ़ जाता है, इसलिए ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। ये सब कुछ समझाया हुआ है मैंने क्लास में, है ना। अगला प्रश्न है, ओम को और किस नाम से जाना जाता है? ओम को, है ना, ओम को और किस नाम से जाना जाता है? प्रणव नाम से, प्राण, ध्यान, या धारणा के नाम से? तो ओम को एक प्रणव नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है ओम कितनी ध्वनियों से मिलकर के बना है? ओम कितनी ध्वनियों से मिलकर के बना है? तो भाई 3 ध्वनियों से मिलकर के बना है। ये सब हम पहले भी पढ़ चुके थे। ऑप्शन ए जो है डी दा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ओम का उच्चारण कितने प्रकार से हम कर सकते हैं? ओम का उच्चारण भी दोस्तों हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है मंत्र जप एवं कीर्तन भजन जो होते हैं इसका प्रभाव किस पर देखा जाता है? 4 ऑप्शन शरीर पर, यकृत पर, दाएं मस्तिष्क पर या वक्षीय स्थल पर। तो आप भली भांति जानते हो और बहुत ज्यादा डिस्कस हमारे इस क्वेश्चन पर हुआ था हमारी क्लासेस के अंदर, जो 1 से लेकर 5 भाग के अंदर मैंने कहाँ पढ़ा है ये तो मुझे याद नहीं है, बट हाँ इतना है कि इन सभी क्वेश्चनों को हम वहां डिस्कस कर चुके थे और जहां जहां जो आवश्यकता थी डिस्कस करने की वहां पर हमने विस्तार से भी डिस्कस किया है, उसको समझने का प्रयास किया है। तो मंत्र जप और जो कीर्तन भजन हम करते हैं उसका सीधा असर जो है दोस्तों हमारे दाएं मस्तिष्क पर पड़ता है। किस पर? दाएं मस्तिष्क पर पड़ता है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन दा बिल्कुल सही हो जाएगा। एम आपकी ऐसा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है भक्ति योग किसका प्रतीक है? भक्ति योग भावना का प्रतीक है, ध्यान का है, ज्ञान का है या कर्तव्य का है? तो भक्ति योग जो होता है ना ये भावना का प्रतीक है, ना कि ज्ञान ध्यान और कर्तव्य का। किसका प्रतीक है? भावना का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मंत्र जप एवं प्रार्थनाएं किसका भाग है? मंत्र जप और प्रार्थनाएं जिसका सीधा असर हमारे दाएं मस्तिष्क पर पड़ता है ये किसका भाग है? आसन प्राणायाम का भाग है, ध्यान का है, भक्ति योग का है या कर्म का है? दोस्तों किसका? कर्म योग का भाग है। मंत्र जप और प्रार्थनाएं जो होती है ये कर्म योग का भाग है, कर्म योग का हिस्सा है। ऑप्शन दा सही होगा। अगला है ध्यान का बाधा तत्व कौन सा है? ध्यान करने में सबसे बड़ी बाधा कौन सी होती है ध्यानकर्ता के सामने? तो आसन लगाना होती है, अच्छा भोजन उनके सामने हो तो ध्यान नहीं कर पाता है, मनोरंजन की व्यवस्था है इसलिए ध्यान नहीं कर पाता है, या फिर नींद आ जाती है। तो दोस्तों ध्यान की सबसे बड़ी जो दुविधा है, सबसे बड़ी जो बाधा है वो नींद का आ जाना है। कई लोग ध्यान करते करते सो जाते हैं, है ना। तो ऑप्शन इसका साथ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर मौन का अभ्यास किया जाता है किसके लिए? अंतर मौन मतलब कि मौन व्रत क्यों कब किया जाता है? शारीरिक आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है, फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है, या हृदय की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है, या आंतरिक शांति बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो आप सभी अच्छे समझते हैं मौन व्रत कब धारण किया जाता है? आंतरिक शांति बनाने के लिए या आंतरिक शांति को बढ़ाने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न लेते हैं चिकासा क्या है? चिकासा कंपन का प्रकार है, विचारों का प्रकार है, अग्र मस्तिष्क के पीछे का भाग है या मन की रिक्त अवस्था है? दोस्तों चिकासा जो है योग के अंतर्गत मन की रिक्त अवस्था है, ठीक है ना। और योग किया ही जाता है मन की रिक्त अवस्था में पहुंचने के लिए। मतलब ये कि जब इंसान योग कर रहा होता है तो उसके अंदर और कुछ नहीं चल रहा होता, उसका दिमाग उसका मस्तिष्क एकदम शांत होता है, उसमें कुछ नहीं चल रहा होता है, इसी को कहते हैं मन की रिक्त अवस्था, ठीक है ना। ऑप्शन दा जो है इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस प्रकार से हमने इस भाग 1 से लेकर के भाग 6 के माध्यम से हमने योग और ध्यान की कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं उन सबको डिस्कस किया है। एग्जाम के दृष्टिकोण से अगर आप देखोगे ना तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आज के सेशन से ही आपका योग और ध्यान वाला विषय कंप्लीट हो चुका है वस्तुनिष्ठ प्रकृति के रूप में। फिर कभी अगर टाइम मिलेगा तो हम इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। संभवतः हो सकता है ये आपको तो काम नहीं आएगा अब जो हम डिटेल क्लासेस लेने वाले, क्योंकि अब तक आप जो है आगे बढ़ चुके होंगे। लेकिन हाँ जो नए स्टूडेंट आने वाले हैं, जो नए बच्चे आने वाले उनको 100% ये काम आएगा। तो उनको मैं बता दूं, जो भी बच्चे बाद में देख रहे हो, इस सीरीज के बाद में, ये सीरीज है स्पेशली आपके एग्जाम के लिए, ताकि आप एग्जाम में अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो ना तो एग्जाम में आपको दिक्कत ना आए। इतने जितने क्वेश्चन मैंने भाग 1 से लेकर 6 तक दिए हैं, ये सारे क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन लगा लीजिएगा। आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे, क्लियर है। और इसके बाद में संभवतः हम प्रयास करेंगे कि योग एवं ध्यान पर हम डिटेल क्लासेस भी लेकर के आए, जिसमें एक एक टॉपिक को हम पूरे विस्तार से डिस्कस करें। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ में हमारा आज का सब्जेक्ट ये होता है, आज की सीरीज के साथ में हमारा ये सब्जेक्ट होता है कंप्लीट। जो भी नए स्टूडेंट हैं उनको फिर से मैं रिपीट करवा दूं, अगर आपने अभी तक डिस्क्रिप्शन में जाकर के व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि अगर आप जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे ग्रुप को तब तक आपको डेली नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएंगे, उससे आप क्लास भी अटेंड नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको जो है प्लेलिस्ट में जो है आपको लेक्चर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहां पर सभी जो लिंक होती है ना लेक्चरों की, सभी लिंक एक साथ ही आपको प्रोवाइड की जाती है, जिससे आसानी से आप अपने सब्जेक्ट के सभी लेक्चर आसानी से देख पाते हैं। आज बस दोस्तों यहीं तक, मिलेंगे
अगले सेशन में और एक नए सब्जेक्ट के साथ में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आखिर तक बने रहें। इस प्रकार से आपका इसमें मिल रहा है हमको। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।